उठने में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना लास्ट के आपके पास कुछ 10 लेक्चर बचे हुए, ठीक है, 10 ही लेक्चर का कंटेंट बचा हुआ है। मतलब लेक्चर तो बहुत है, लेक्चर तो मई तक है, 4 मई से पहले लेक्चर ही लेक्चर है, ठीक है। तो 6 लेक्चर तो यहीं पे हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीक 3 लेक्चर और है, चौथा लेक्चर जुगाड़ लेंगे या फिर उसके अगले वीक में ले लेंगे। कुल मिला के 5 जनवरी डेडलाइन मुझे मिला है कि उससे पहले सिलेबस खत्म कर लीजिए। तो उससे पहले तो बहुत आसानी से हो ही जाएगा। देखो क्या है, आज हम लोग करेंगे जो हम लोग E1 E2 पढ़ रहे थे, है ना। और E1 E2 के बाद आपको अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन बचा हुआ है। एक्चुअली अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन बहुत ही शॉर्ट है, मतलब है ही नहीं। कुल मिला के देखा जाए तो अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले। हम उसका नाम लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपके पास जो मेजर चैप्टर बचा हुआ है वो यही है। इसी के लिए मैं 5 से 6 लेक्चर लगेगा, इसी में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, यही है मेजर चैप्टर। और इसके बाद अमाइन है जो बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब एनसीईआरटी में भी छोटा है, आपके सिलेबस में भी छोटा है, हार्डली 3 लेक्चर लेता है ये। फिर आपके पास लास्ट चैप्टर विल बी बायोमोलिक्यूल, जो कि 2 लेक्चर का है, ठीक है। हमारे पास ये बचा हुआ है, ये टोटल 6 लेक्चर का है, ये 3 और ये 2। और हमारा अभी आज जो है हमारा एलिमिनेशन खत्म होगा और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा आज, दोनों लेक्चर मिला के, ठीक है। उसके बाद फिर फिनॉल चलेगा, फिर ईथर चलेगा। फिनॉल इज 1 लेक्चर, ईथर इज 1 लेक्चर। फिनॉल ईथर में कुछ है नहीं, इट्स सिंपल लेक्चर। फिनॉल और ईथर के बाद फिर हम लोग ये चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, और वही जो मैंने बताया आपको कि 10 लेक्चर का कंटेंट है, 10 लेक्चर का बचा हुआ है। खैर ये मैं सोच रहा हूं जल्दी से खत्म होए, फिर हम लोग दोबारा एक बार स्टार्ट करें ऑर्गेनिक को, ठीक है। तो फिर और अच्छा रहेगा, है ना। लिखो आज का जो आज का जो पढ़ना है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कहां तक पढ़ा एक बार बता दो, कहां तक पढ़ा था। जेम डाई एलाइड हो गया था। लिखो हेडिंग हॉफमैन एलिमिनेशन, हेडिंग लिखो हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन में हमने पढ़ा हुआ था कि सेटजिफ एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, वही मेजर एल्कीन बनता है। सेटजिफ एल्कीन इज द मेजर एल्कीन। ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि जनरली कोई भी रिएक्शन आप कराओगे उसमें अल्कोहलिक KOH डालो, NaNH2 डालो, तो HX का एलिमिनेशन होता है। और जनरली सेटजिफ एल्कीन को ही मेजर एल्कीन बोला जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर एल्कीन होगा। लेकिन जैसे ही जनरली आया, इसका मतलब बहुत सारे केसेस इसके अंदर हैं। तो जनरली सेटजिफ एल्कीन इज मेजर एल्कीन। सेटजिफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। हर केसेस में नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में सेटजिफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, बट इन सम केसेस हॉफमैन एल्कीन भी मेजर प्रोडक्ट होता है। अब वो कौन सा केसेस है, वही मुझे 2 केसेस है, दोनों पढ़ाने हैं। इन सम केसेस हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। In some cases, Hoffman alkene is major product.
हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। कौन से केसेस हैं, उन दोनों केसेस को मुझे आपको देखना है। ध्यान से देखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर मान लो आपके पास बल्की बेस लिया हुआ है। केस नंबर 1 का मतलब हो गया व्हेन बल्की बेस इज टेकन। जब आपके पास बल्की बेस लिया गया होगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब बल्की बेस 2 हैं आपके सिलेबस में, मेजरली तो 1 है बट 2 है टोटल मिला के। और दूसरा केस नंबर 2, जब आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज टेकन। जब बल्की बेस लिया जाए तब भी आपके पास हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज टेकन, उस केस में भी आपके पास हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लिविंग ग्रुप। तो अब आपके पास अभी देखते हैं कि कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप होता है और कौन सा बल्की बेस होता है। दोनों पहचान लेंगे, उन केसेस में आपको हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ये बना लेना है। तो बल्की बेस नंबर 1, सबसे पहला बल्की बेस होता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। अगर मैं एल्कोहलिक KOH ना लेके, NaNH2 ना लेके, RO माइनस ना लेके, RO माइनस ROH ना लेके मैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लेता हूं, अगर मैं कुछ ऐसा केस ले लेता हूं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो होगा वो बल्की बेस की तरह एक्ट करेगा। यहां पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में बल्की बेस प्रेजेंट होगा। या फिर लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड LDA अगर आपके सामने आएगा तो दिस विल बी अगेन योर बल्की बेस, और बल्की बेस हो रहा है तो सेटजेफ एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, पहला आइसोप्रोपाइल बना दिया, दूसरा आइसोप्रोपाइल बना दिया, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। LDA इसी को बोलते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। जब भी आपके पास ये बल्की बेस आ जाए, इन केस ऑफ बल्की बेस हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, रेस्ट केसेस में सेटजेफ विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सिंपल होता है। अब पुअर लिविंग ग्रुप आया तो क्या करेंगे, पहले रीजन समझो कि क्यों बल्की बेस में हॉफमैन को मेजर प्रोडक्ट मिला। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2Cl। यहां पे ये वाला मैंने एक प्रोडक्ट लिया और यहां पे मैंने लिख दिया है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, या फिर इसको Me3C और O माइनस, ये भी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही है, या फिर इसको CH3 होल थ्राइस C और O माइनस लिखा हो, या फिर इसको O माइनस लिखा हो, ये भी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो, ये एक बल्की बेस है। ठीक है। अब ये बल्की बेस, ये आपके पास जो बल्की बेस है, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड से एल्कीन बना सकता है, एक बार राइट हैंड साइड से एल्कीन बना सकता है। एक बार ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं मान लेता हूं β1 से HCl निकाल सकता है, एक बार β2 से HCl निकाल सकता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। β1 से अगर ये निकाला तो जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, क्योंकि उसमें 6 अल्फा H है। और राइट हैंड साइड से जो आपके पास एल्कीन निकलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये राइट हैंड साइड का एल्कीन है। अगर β1 से एल्कीन बना तो लेफ्ट हैंड वाला बनेगा, और β2 से निकलेगा तो ये बनेगा। तो जनरल केसेस में क्या ये यही स्टेबल होता है, यही मेजर प्रोडक्ट होता है। जनरली जिसमें ज्यादा अल्फा H होगा वही मेजर प्रोडक्ट होता है, और जिसमें कम अल्फा H होगा वो हॉफमैन बोलते हैं। तो सेटजेफ में देखो यहां पे 6 अल्फा H दिख रहा है, और यहां पे आप देखोगे तो 3 अल्फा H दिख रहा है, सॉरी 2।
2 अल्फा एच दिख रहा है। तो हॉफमैन में कम अल्फा एच दिख रहा है और सेटजेफ में ज्यादा अल्फा एच दिख रहा है। बट अगर बल्की बेस हमने लिया हुआ है तो इन बल्की बेस लेस स्टेबल एल्कीन, लेस अल्फा एच वाला एल्कीन मेजर हो जाता है और मोर स्टेबल एल्कीन, मोर अल्फा एच वाला एल्कीन माइनर हो जाता है। इसका रीजन समझो, क्योंकि ये बेस बहुत बल्की है। अब बल्की बेस है, क्या इसके लिए इस हाइड्रोजन को निकालना आसान है या इस हाइड्रोजन को, बीटा 2 को? रीजन ये है कि बीटा 1 में दोनों साइड से बेटा बल्की ग्रुप है, तो जब यहां आएगा तो रिपल्सन होगा, लेकिन यहां पे साइड में है, ये रिपल्सन कम होगा, यहां से एच को हटाना आसान है। तो बल्की बेस चूंकि खुद ही बल्की है, इसलिए साइड अटैक कराना आसान है, और बीच में जाएगा तो उसको रिपल्सन होगा। देयरफॉर चूंकि बल्की बेस है, बीच में हाइड्रोजन अगर निकालेगा तो वहां पर रिपल्सन होगा। सो साइड एब्स्ट्रैक्शन, साइड रिमूवल ऑफ एच इज इजी, रिपल्सन कम होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यहां देता है। जनरल अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO माइनस, RO माइनस, ROH, उनमें सेटजेफ वाज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि OH क्या है, छोटा ग्रुप है, उसको रिपल्सन नहीं होगा, वो तो बीच में भी जाके अटैक कर सकता है। लेकिन ये बड़े ग्रुप है, चाहे ये आ जाए, चाहे मैंने अभी अभी दूसरा बताया, चाहे LDA लिखा हो, या फिर आपके पास LDA के लिए डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA में डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। अब LDA का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, दिस इज LDA। अमाइड H लगा लोगे तो अमाइड बन जाएगा, H हटा दो तो सॉल्ट बना दो, तो दिस इज लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो ये भी क्या है, बल्की बेस है, और बल्की बेस क्या बनाएगा, हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो बल्की बेस कोई भी लो, LDA ले लो या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, दोनों ही केसेस में हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जब बेस ही बल्की है तो वो उस H को निकालेगा जहां से रिपल्सन कम हो। बीटा 1 से रिपल्सन कम है या बीटा 2 से? बीटा 2 से। बीटा 1 में दोनों तरफ कार्बन है, रिपल्सन ज्यादा देगा। बीटा 1 में दोनों तरफ कार्बन है, रिपल्सन ज्यादा देगा। बीटा 2 में साइड में लगा हुआ है, वहां पर रिपल्सन कम होगा, वहां से एब्स्ट्रक्शन आसान होगा, तो हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों है आपके पास एग्जांपल, कि अगर आपके पास लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है तो LDA ही लिख लो, यहां पे अमाइड मत बनाओ, यहां पे माइनस लिख लो, यहां पे Li प्लस लिख लो, दिस इज LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA। अब LDA में चाहे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आए चाहे LDA आए, हमेशा ये देखना है कि हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यही दो सिलेबस में, इसके अलावा भी बल्की बेस होते हैं, बट सिलेबस में आपके दो ही है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये हॉफमैन एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब जब पुअर लिविंग ग्रुप हो तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में भी हॉफमैन एल्कीन ही बनता है। कैसे, आइए समझते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप जब हो, उस केसेस में भी आपके पास लिविंग ग्रुप पुअर है, तो उस केसेस में भी आपके पास हॉफमैन एल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट बताया जाएगा। कैसे, उसका भी रीजन समझेंगे। अब पुअर लिविंग ग्रुप के नाम पे आपके पास F है, ClBrI, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप में माने जाते हैं। F आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है। अब चूंकि F पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ऐसा क्या हो जाता है, मान लीजिए मैंने CH3, CH2, CH और यहां पे लगा दिया F और यहां पे CH3 लगा दिया है। अगेन यहां पे जब आप अल्कोहलिक KOH, NaNH2 या कुछ भी दोगे, तो क्या बीटा 1 से भी H निकल सकता है और बीटा 2 से भी H निकल सकता है। ठीक है, आप सेम नोमेनक्लेचर रखिए, बीटा 1 को अंदर रख दीजिए और बीटा 2 को बाहर रख दीजिए। बीटा 1 अंदर की तरफ है और बीटा 2 बाहर की तरफ है। इस केस में जब मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा, जब पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप में जब आप अल्कोहलिक KOH डालते हो या फिर आप NaNH2 डालते हो या फिर आप RO माइनस डालते हो या फिर RO माइनस ROH डाल देते हो या फिर आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाल दो, कोई भी डाल दो। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड तो हमेशा ही
चाहे वो पुअर हो चाहे गुड लिविंग ग्रुप हो, हमेशा ही हॉफमैन देगा। या फिर आप एलडीए डाल दो, ये दोनों लास्ट वाले तो कुछ भी हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो गुड लिविंग ग्रुप हो, हमेशा ही हॉफमैन एल्कीन को मेजर देगा। अब देखो यहां पे चूंकि पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में भी जो दो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, मेजर प्रोडक्ट साइड वाला होगा। दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट, और साइड में एक और प्रोडक्ट बनेगा जो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। दिस विल बी योर मेजर। माइनर और मेजर बन जाएगा। अब क्यों ऐसा हुआ भाई, उसमें तो समझ आ रहा है कि बेस बड़ा है तो बीच में हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता क्योंकि रिपल्सन होगा, साइड से हाइड्रोजन निकाल लेगा। यहां पे ऐसा क्या हुआ ये समझना है, पहले लिख लो इसको फिर समझाता हूं। ये माइनर प्रोडक्ट क्यों देगा? तो मैंने E2 का आपको मैकेनिज्म समझाया था। E2 के मैकेनिज्म मैंने बताया था कि जिस रेट से बेस आएगा उसी रेट से लिविंग ग्रुप लीव करता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जिस स्पीड से OH माइनस अटैक करता है उसी स्पीड से लिविंग ग्रुप लीव करता है। लेकिन अब यहां पे क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो अब पुअर लिविंग ग्रुप है तो जिस रेट से वो आ रहा है उस रेट से ये लीव नहीं कर रहा है, स्लो हो गया निकलने का रेट। सब लोग बोर्ड पे देखो। अब पुअर लिविंग ग्रुप में क्यों हॉफमैन को मेजर बनता है? पुअर लिविंग ग्रुप के केस में क्यों नहीं सेटजेफ मेजर बना? वाई सेटजेफ इज माइनर एंड वाई हॉफमैन इज मेजर? समझिए ध्यान से। बल्कि बेस में तो बड़ा सिंपल था कि इसका साइज बड़ा हो गया तो रिपल्सन करेगा, अंदर वाले H से निकालेगा तो रिपल्सन करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बल्कि बेस में तो सिंपल है, ये बल्कि हो गया तो इसको लेस हिंड्रेंस वाला साइड चाहिए, लेस रिपल्सन वाला साइड चाहिए। यहां पे ज्यादा रिपल्सन था तो यहां से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, यहां से प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्लियर है? बट ये देखो, E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली लीव कर जाएगा। बताया था जिस स्पीड से ये अटैक कर रहा है उसी स्पीड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। यहां पे क्या होता है, चूंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो जिस स्पीड से बेस अटैक करेगा उस स्पीड से लीव नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, जिस स्पीड से बेस अटैक करेगा उस स्पीड से लीव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये देरी से लीव करेगा, ये जल्दी आसानी से लीव नहीं करेगा, तो ये यहीं रह जाएगा, कुछ देर के लिए यही रहेगा। अगर ये यही रहेगा तो क्या बेटा धीरे 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 F माइनस बन रहा होगा, धीरे धीरे F माइनस बन रहा होगा। मैंने जब E2 बताया था तो ट्रांजिशन स्टेट में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी? एल्कीन लाइक कैरेक्टर। E2 के ट्रांजिशन स्टेट में क्या एल्कीन जैसा कैरेक्टर था? यहां पे चूंकि ये लीव आसानी से नहीं कर रहा है, ये इसका लिविंग ग्रुप कमजोर है, ये F माइनस बना रहेगा, तो क्या इसमें एनाइन लाइक कैरेक्टर बन जाएगा? पुअर लिविंग ग्रुप में F माइनस आसानी से लीव नहीं कर रहा है तो लिविंग ग्रुप में फ्लोरीन है, यानी कि एनाइन लाइक कैरेक्टर रह जाएगा इस ट्रांजिशन स्टेट में। वहां पे क्या हो रहा था, जिस स्पीड से बेस आया RO माइनस आया उसी स्पीड से Cl Br I लीव कर गया। लेकिन यहां पे RO माइनस आया लेकिन ये लीव किया नहीं, ये तो खराब लिविंग ग्रुप है, ये रिएक्शन में बना रहेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या लिविंग ग्रुप भी है, ट्रांजिशन स्टेट में अब कौन सा कैरेक्टर आ गया? एनाइन लाइक कैरेक्टर। अच्छा, एनाइन लाइक कैरेक्टर है तो रेट किसका ज्यादा होगा? जिसका एनाइन स्टेबल है। बीटा 1 का एनाइन स्टेबल है कि बीटा 2 का? बीटा 2 का। लेसर डिग्री ऑफ एनाइन स्टेबल होता है तो बीटा 2 स्टेबल होगा ना एनाइन में, इसलिए यहां से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट। पुअर लिविंग ग्रुप में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप लीव नहीं करता है, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट बना उसमें लिविंग ग्रुप भी रहेगा, यानी कि एनाइन जैसा कैरेक्टर भी रहेगा। और एनाइन जैसा कैरेक्टर रहेगा यानी कि ये किसको फेवर करेगा? जिसका एनाइन स्टेबल है। बीटा 1 का एनाइन स्टेबल है कि बीटा 2 का? बीटा 2 का। देयरफॉर बीटा 2 के साथ मेजर प्रोडक्ट बना है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए कि इन केस ऑफ लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, transition state has anion like character. In case of poor living group, transition state has
एनायन लाइक कैरेक्टर, ट्रांजिशन स्टेट के पास एनायन लाइक कैरेक्टर है, सो बीटा वन इज मोर स्टेबल एनायन, एनायन लाइक कैरेक्टर है, बीटा टू हैज मोर स्टेबल एनायन, बीटा टू के पास मोर स्टेबल एनायन है, सो बीटा टू विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। बीटा टू के पास ज्यादा स्टेबल एनायन है और इसलिए बीटा टू मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। In case of poor living group, transition state has anion-like character. Beta 2 is more stable anion and then beta 2 major product बनाएगा। तो दोनों ही केसेस में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जनरली ये कंफ्यूज करता है। जनरली आपको लगता है ये तो है ही नॉर्मल केस, तो मेजर सेटजेफ होना चाहिए, बट पुअर लिविंग ग्रुप, और पुअर लिविंग ग्रुप का केस केवल एक है आपके पास, फ्लोरीन। जब भी फ्लोरीन दिख जाए हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनाना है, और जब भी बल्की बेस दिख जाए हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सिंपल। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एलडीए का फुल फॉर्म, बल्की बेस है ना, बड़ा साइज हो गया, कार्बन 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 कार्बन, जैसा ये वैसा ही है, इसका साइज बड़ा, इसका भी साइज बड़ा, बल्की बेस है। तो बल्की बेस हमेशा लेस हिंड्रेंस पे अटैक करता है, बल्की बेस हमेशा ही लेस हिंड्रेंस पे अटैक करेगा। ये वाले में हिंड्रेंस कम है, ये वाले में हिंड्रेंस कम है, ये वाले में हिंड्रेंस ज्यादा है, ये वाले में हिंड्रेंस कम है, तो जिधर कम क्राउडिंग होगा उधर अटैक करेगा। तो चाहे वो हो चाहे वो हो, दोनों में क्राउडिंग कम देखता है। चलो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका आंसर देना है। यही है भाई। हो गया, खुद बना लो।
जब भी आपके पास जिंक हीट लिखा हो या एजी हीट लिखा हो, इसका मतलब रिएक्टेंट में जितने हैलोजन है सबको हटा देना है। ठीक है, जब भी आपके पास जिंक हीट लिखा हो या एजी हीट लिखा हो तो ZnCl2 बनता है, AgX बनता है, AgCl, AgBr, AgI कुछ भी बन जाएगा। तो अब देखो एजी हीट बना हुआ है तो क्या करेगा, यहां से एक बार ये दोनों Cl यहां से हटेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये दोनों Cl यहां से हटेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये डीहैलोजिनेशन का एग्जांपल है, हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, दोबारा कर रहे हैं। कभी भी एजी हीट, जिंक हीट, एनएआई एसीटोन कोई भी हुआ, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा और CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन ये आता है कि एनएआई एसीटोन तो हमने कहीं और पढ़ा हुआ है फिंकलस्टीन में, तो वहां Cl हटा के I लगाना चाहिए था। तो एक थंब रूल है कि अगर एक हैलोजन हो तो एनएआई एसीटोन फिंकलस्टीन करता है, अगर एक से ज्यादा हैलोजन हो तो एनएआई एसीटोन डीहैलोजिनेशन करता है। अगर रिएक्टेंट साइड में एक हैलोजन दिया हुआ हो, मान लो कुछ भी नहीं होता, एक हैलोजन दिया होता, तीन हटा दो, एक ही तो ये Cl कहां कन्वर्ट हो जाता, I में, एनएआई एसीटोन फिंकलस्टीन दे देता। अगर रिएक्टेंट साइड में एक हैलोजन हो तो एनएआई एसीटोन फिंकलस्टीन देता है, बट इन केस ऑफ मोर देन वन हैलोजन एनएआई एसीटोन डीहैलोजिनेशन कर देगा। ठीक है, तो आपके पास नोट बना के कहीं लिख लीजिए कि रिएक्टेंट हैज वन हैलोजन if reactant has one halogen then, अगर रिएक्टेंट के पास एक हैलोजन होगा देन फिंकलस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास मोर देन वन हैलोजन हो देन NaI एसीटोन जो है वो आपका डीहैलोजिनेशन दे देता है। हाँ, यस, अगर दोनों डीहैलोजिनेशन में दोनों सेम रेट से निकलते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले एल्कीन बनेगा फिर अगले स्टेप में एल्काइन बनेगा, एक ही स्टेप में दोनों चारों Cl हट जाएगा, क्योंकि यहां पे एक मोल ना लेके कई सारे मोल होते हैं, एक्सेस में होते हैं। ठीक है, जब Ag लोगे तो 4 मोल लेना पड़ेगा, जब जिंक लोगे तो 2 मोल लेना पड़ेगा। फिर से देखिए इस कॉन्सेप्ट को कि जब आप Ag ले रहे हो तो उस केस में आपको 4 मोल Ag लेना पड़ेगा, तभी तो आपके पास ये 4 मोल AgCl बनाएगा। और Zn जो है वो Cl2 बनाता है, तो क्या 2 मोल से ही काम चल जाएगा? तो 2 मोल Zn लोगे तो ZnCl2 ले लेगा, ZnCl2 का 2 मोल बन जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पे होगा। जब यहां पे आप लोगे जेमिनल डाई हैलाइड का केस लोगे, जब भी आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड या जेमिनल ट्राई हैलाइड का केस है, ये जेमिनल डाई हैलाइड है और ये दोनों जो है वो जेमिनल ट्राई हैलाइड है। जेमिनल डाई हैलाइड और जेमिनल ट्राई हैलाइड, ये दोनों केसेस में आप देखिए CH3 CH, यहां पे Cl है और नीचे आपके पास Cl है। सिमिलरली यहां पे Cl है और नीचे आपके पास Cl है, फाइनली आपके पास क्या हो गया, CH3। तो 2 मोल लेना पड़ेगा और 2 मोल में 2 Zn लेना पड़ेगा। तो Zn लेफ्ट हैंड साइड से भी ZnCl2 बनाता है और दूसरा मोल Zn राइट हैंड साइड से भी ZnCl2 बनाता है। तो जो जेम डाई हैलाइड है वो आपके पास 2 मोल लेना पड़ेगा, तब जाके ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। चाहे जिंक हीट हो
चाहे आपके पास एजी हीथ हो, ये डीहेलोजिनेशन का काम करते हैं। और डीहेलोजिनेशन में 2 मोल Zn लेंगे और 2 मोल ZnCl2 बनेगा। एक बार लेफ्ट हैंड साइड से ZnCl2, एक बार राइट हैंड साइड से ZnCl2, एल्कीन बन गया। सेम यहां भी होगा, जेमिनल डाई हैलाइड हो या जेमिनल ट्राई हैलाइड हो, दोनों ही केसेस में सेम टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। HC, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl। एक साइड से काम नहीं चलेगा तो दोनों साइड से आपको ClCl लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पे 6 मोल Ag ले लो या 3 मोल Zn ले लो। 6 मोल Ag या 3 मोल Zn क्या करेगा, यहां पे 6 मोल AgCl और 3 मोल ZnCl2 बना देगा और एल्काइन का फॉर्मेशन कर दिया। सेम प्रोसेस यहां भी होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। E2 मैकेनिज्म आसान है। अब हम लोग E1 पढ़ेंगे इसके बाद। कल टेस्ट था क्या आपका? अच्छा गया होगा। फिजिक्स अच्छा था क्या? केमिस्ट्री अच्छा था? फिजिक्स डिफिकल्ट आया था ऐसा? डिफिकल्ट नहीं था? ठीक है, अच्छा है। केमिस्ट्री हमेशा बीच का सब्जेक्ट है, बेचारा दब जाता है फिजिक्स और बायो के बीच। हाँ, मॉइस्ट Ag2 में SN2 कहां होता है? ड्राई Ag2 लिखा हुआ है, कोई कॉपी खोलो। नहीं, मॉइस्ट Ag2O इज AgOH SN1। हाँ, ड्राई Ag2O हमेशा, जब भी पानी आ गया, पोलर प्रोटिक आ गया, कैसे SN2 हो सकता है? मॉइस्ट Ag2O इज SN1 लिखवाया हुआ है, AgOH बनेगा वहां पे। नीचे देखो, सबसे लास्ट वाला अलग है, वो दोनों के लिए लिखवाया हुआ है, इसके लिए नहीं है। वो RCN तक के लिए लिखवाया हुआ है। Moist Ag2O is SN1, not SN2. Dry Ag2O is SN2. वो ऊपर के दोनों रिएक्शन के लिए है, आपने सीधा कंबाइन करके सबके लिए लिख लिया है। वो नोट्स देख रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो नाइट्रो और नाइट्राइट और CN वाला है, उन दोनों के लिए वो है। ड्राई तक SN2 होगा। दिखाओ इधर, कॉपी दिखाओ, मैं आपको बताता हूं। ऊपर लिखा हुआ है कि, ऊपर लिखा हुआ है ये SN2 के रिएक्शंस हैं और उसमें 3 रिएक्शन है, ये दोनों के लिए लिखवाया था कि ये ऊपर के 2 हैं, सब में नहीं लिखना। अब ये वाले में, नीचे वाले में ये SN2 है, ये SN1 है, ये दोनों SN2 है, NaNO2 KNO2 या AgNO2, ये ठीक है। ये भी दोनों SN, बट यहां पे क्या हो जाएगा आपके सामने, मॉइस्ट Ag2 में चूंकि वाटर आ गया, AgOH बनेगा, SN1 बनेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए लिखवाया था कि SN2 है, इसके लिए नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए E1 मैकेनिज्म या E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन क्या है आपके पास? एलिमिनेशन रिएक्शन है, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। E1 रिएक्शन एलिमिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट दोबारा हम एक बार पढ़ेंगे। अच्छा, E1 से पहले, E1 से पहले एक छोटा सा रिवीजन।
छोटा सा रिवीजन आपको बताना है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन पर। आपको बताना है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन में मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, बस दोबारा आपको मैं एक बार रिवीजन करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि रिएजेंट सेम है। बोर्ड पे सब लोग देखेंगे। मान लो आपके पास CH3 CH2 CH2 या इसी में बना दो C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये एल्काइन बन गया? अगर मैं इसमें एल्कोहलिक KOH डालता हूं तो आंसर क्या आएगा? अब यहां तो HX हट नहीं सकता, यहां तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो नहीं सकता। क्या होगा ये आपको बताना है। ये वाला आपके पास एल्काइन है, मान लीजिए इसमें NaNH2 डाला तो क्या बनेगा? आपके नोट्स में भी है, आपके एनसीईआरटी में भी है, दोनों जगह है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है ये। क्या बनता है देखो यहां पे, क्या सेम रिएजेंट है? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला ही रिएजेंट है। अल्कोहलिक KOH NaNH2 क्या करता है आपके पास? HX रिमूव करता है। इधर आइए बोर्ड पे, याद करने का एक ट्रिक बता देता हूं, उससे याद हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH में C आ रहा है क्या? C का मतलब यहां से याद रखेंगे आप सेंटर। C का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटर। यानी कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको कहां ले आना है? सेंटर पे। अल्कोहलिक KOH आइसोमराइज कर देता है, इसका पोजीशन आइसोमर बना देगा, और देखोगे तो अल्कोहलिक KOH में C आ रहा है तो ट्रिक से याद कर लीजिए सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो NaNH2 में आप इसको ऐसे याद रखो, किनारा समझते हो? किनारा मतलब साइड में, किनारा मतलब साइड में, तो किनारा को थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स कर लोगे तो याद हो जाएगा, है ना? तो अगर NaNH2 आ रहा है तो कहां डाल देने? किनारे पे डाल देना इसको। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अल्कोहलिक KOH में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सोडियम पे चला जाएगा, वो सेंटर पे चला जाएगा, और सोडियम वाले में साइड में चला जाएगा। सोडियम वाले में साइड में चला जाएगा, किनारे में चला जाएगा, और यहां पे सेंटर पे चला जाएगा। तो सेम रिएजेंट है बट काम अलग अलग हो रहा है। यहां तो कोई और बन नहीं सकता भाई, HCl HBr HI रिमूव हो नहीं सकता, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है, मैच द कॉलम में। ठीक है, NaNH2 पूछा हुआ था वहां पे। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला पूछा हुआ था, और यही दोनों एनसीईआरटी में, ना इससे छोटा वाला एल्किन दिया ना इससे बड़ा वाला एल्किन दिया। तो 2 बार आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइन का सवाल आया है, 19 में सबसे लेटेस्ट आया है, और वो ये वाला पूछा हुआ है, और जो इसके पहले आया था वो ये आया था। तो इसलिए ध्यान रखेंगे यही दोनों आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दोनों एग्जांपल दिए। चलिए, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन के बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है इवन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन एलिमिनेशन, जल्दी लिखो। रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। वो अल्कोहलिक KOH हमेशा टर्मिनल से ही रिएक्ट करेगा, NaNH2 हमेशा सेंटर से ही रिएक्ट करेगा। है ही नहीं एग्जाम, मतलब सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल ही है। अगर 3 कार्बन का ये दिया हुआ है तो उसमें तो सेंटर और वो है ही नहीं भाई, सिमेट्रिकल हो गया। 5 में अगेन जो भी कॉर्नर पे है वो सेंटर पे चला जाएगा। बना देते हैं, रुक जाओ, 5 कार्बन का मैं बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यही हो गया 5 कार्बन। अब इसमें आप अल्कोहलिक KOH डाल रहे हो, और अल्कोहलिक KOH हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड को कहां ले जाता है? सेंटर पे। सेंटर का मतलब बीच में ले जाता है। सेंटर का मतलब एकदम सेंटर मत समझिए, सेंटर का मतलब बीच में समझिए। तो आप इस कार्बन पे रख सकते हैं या इस कार्बन पर, दोनों बीच में आ गया, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो यहां से जो बनेगा आपके पास, या तो यहां लेफ्ट हैंड में बनाइए, राइट हैंड में बनाइए, सिमेट्रिकल है, एक ही बात हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास NaNH2 बना हुआ है, 5 कार्बन वाले में NaNH2 दे रहा है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, मान लो ये दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? NaNH2 क्या करता है? किनारे पे ले जाता है, तो किनारे पे बना देगा वो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, किनारे में लेके चला जाएगा। सेंटर मतलब बीच में ले आएगा, किनारे मतलब साइड में ले आएगा, बस यही फर्क है।
ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में केवल 4 वाला है, यही एनसीईआरटी में दिया, यही पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। अब लिखो इवन मैकेनिज्म। इवन में कोई मुझे पहले, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, पहले बता दो मुझे कि अगर कॉन्क H2SO4 लेते हैं तो भी इवन होता है, और Al2O3 हीट लेते हैं तब भी इवन होता है, दोनों में फर्क क्या है? कॉन्क H2SO4 भी इवन रिएक्शन करेगा, Al2O3 भी रिएक्शन करेगा, दोनों में फर्क क्या है? और ये आपके ऑलरेडी पीवाईक्यू का पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चला कि आपको नील बटा सन्नाटा है, इसका मतलब एकदम अब मुझे गिर जाना है, अपने आप को गिरा लेना है ना? गिरा लेते हैं। लिखिए इवन मैकेनिज्म, इवन रिएक्शन और इवन मैकेनिज्म एलिमिनेशन में ध्यान से देखिए बोर्ड पे, इसका हल्का सा हिंट आप ले चुके हो प्रीवियस चैप्टर में। इसका चाय है? अच्छा, अभी रख के गया क्या वो? चाय आ जाता है, बता रहे हो? तो मैं सुबह सुबह बोला यार नींद खुलेगी नहीं क्लास में, चाय पहुंचा देना। सही है। तुम लोग कैसे उठते हो यार? आज मैं उठ के मेरे को लगा कि अरे यार हाँ सही काम कर रहे हो तुम लोग। रूम में हीटर वीटर लगवा रखे हो? नहीं? अच्छा, तुम्हें तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए सब बोलता हूं? नहीं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये सच है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो कंबल से निकलने का मन तो नहीं करता होगा? ये वैसे मिथ है कि हीटर से जल्दी नींद नहीं खुलती, हीटर से जल्दी नींद खुल जाती है। चलो खैर, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। बोर्ड पे देखो ध्यान से, इवन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। इसीलिए मैंने बोला आप डिहाइड्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहां पे एक नए अलग अंदाज में पढ़ोगे डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म के साथ। बोर्ड पे देखिए, मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है CH3 CH2 CH2, और डिहाइड्रेशन में मान लीजिए हमने यहां पे OH ले लिया है, CHOH कर दो, अल्कोहल ले लिया है, और इसका रिएक्शन अब हम करा रहे हैं, या तो बेटे कॉन्क H2SO4 हीट ले लो, इसका रिएक्शन हम लोग लेंगे कॉन्क H2SO4 हीट से, या फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Al2O3 हीट से। ठीक है, पहले मैकेनिज्म में ये नहीं लिखते, मैकेनिज्म में एक ही रिएजेंट से कराते हैं, फिर अलग से लिखवा दूंगा। टोटल 7 रिएजेंट है जो डिहाइड्रेशन कराता है, और 7 में से कोई भी पूछा जा सकता है, रिएजेंट याद रखना है। ठीक है, कॉन्क H2SO4 हीट, ध्यान रखिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, एक तो अल्कोहल है खतरनाक, ऊपर से एसिड मिल गया और खतरनाक, तो क्या वाटर रिलीज हो जाता है? कैसे होता है बोर्ड पे देखिए, क्या अल्कोहल के पास लोन पेयर है, बेस की तरह एक्ट करेगा? एसिड के पास H+ है, एसिड की तरह एक्ट करेगा। क्या ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा पहले बार में? तो क्या लोन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है वैकेंट ऑर्बिटल में, और इसी स्टेप को क्या हम प्रोटोनेशन बोलते हैं? अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया, क्योंकि H+ जाके जुड़ जाता है, और H+ का जुड़ना क्या हो जाता है? प्रोटोनेशन। H+ का जुड़ना, क्या पहला स्टेप यहां से यहां हुआ है? दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन। एसिड का H+ जाके जुड़ जाता है, इसको प्रोटोनेशन कहते हैं। अब ये प्रोटोनेशन से अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हो गया, क्या ये रिलीज करेगा? और रिलीज करेगा, क्या ये लिविंग ग्रुप की तरह रिलीज करेगा? तो क्या अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का भी लेके चला जाएगा। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है। तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्या यहां पे CH+ आ गया है, और क्या वाटर रिएजेंट, वाटर लिविंग ग्रुप की तरह रिलीज हो गया है, वाटर अपना पड़ गया साइड में। अब देखो बोर्ड पे, यहां पे मेरे पास कार्बोकेटाइन बन गया। क्या जब जब कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होता है? क्या यह रीअरेंजमेंट की संभावना है या नहीं है? नहीं है, इसमें तो यही है, हाईली स्टेबल है। तो स्टेप नंबर 1 में देखो क्या हुआ,
प्रोटोनेशन होके कार्बोकेटाइन बन गया। इवन मैकेनिज्म स्टेप 1 मैंने आपको बताया, प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोकेटाइन बन गया। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 कैसा होता है। तो हाईली स्टेबल आप कार्बोकेटाइन बना चुके हो, सारे रीअरेंजमेंट वगैरह देख चुके हो, करा चुके हो, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास तैयार हो चुका है। अब देखो क्या बचा है रिएक्शन में। पानी निकला था एक, तो साथ में क्या यहां पे H2SO4 का H+ ही कंज्यूम, H+ ही रिएक्शन किया है, क्या HSO4- भी बचा हुआ है? आपके पास HSO4- बचा हुआ है। तो आप देखोगे क्या ये बचा हुआ है HSO4-, HSO4- इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सेकेंड स्टेप में हीट कंज्यूम होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट H निकालेगा। अब देखो ध्यान से, कहां से H निकालेगा? दो पॉसिबिलिटी है, एक बार β1 से भी निकाल सकता है, एक बार β2 से भी निकाल सकता है। दो जगह से H+, दो जगह से H निकाल सकता है। तो यहां से और यहां से, कहां से निकालेगा? β1 से, क्योंकि β1 से निकालने के बाद क्या ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रहा है? β1 से जो अल्कीन बना वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और β2 वाला भी बनेगा बट कम बनेगा, क्योंकि उसमें केवल और केवल 2 अल्फा H है, और यहां पे कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H है। तो क्या ये मेजर प्रोडक्ट बन गया है? क्या यहां भी आप सेम चीज देख रहे हो कि यहां भी सेटजेफ ही मेजर प्रोडक्ट है, और हॉफमैन क्या हो जाएगा? माइनर। तो दो स्टेप का मैकेनिज्म हुआ। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट हुआ। दूसरे स्टेप में जो बचा हुआ HSO4- था, एसिड का पार्ट, वो H इस हिसाब से निकालता है कि स्टेबल एल्कीन बने। तो यहां पे इवन मैकेनिज्म, सबसे पहली बात क्या पता चली? 2 स्टेप रिएक्शन। इवन मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरा, क्या ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है? क्या ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है? अच्छा, प्रोडक्ट यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही होगा। अब देखो यहां पे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब जो रेट है वो केवल एक चीज पे डिपेंड करेगा, वो केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट यहां पे क्या है? अल्कोहल। वो केवल और केवल अल्कोहल पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 1। ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इंटरमीडिएट क्या बना है आपके पास? कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटाइन। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, रेट ऑफ इवन रिएक्शन पूछा जाए तो क्या देखोगे? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, और यही गलत है। फिर से बोर्ड पे देख लीजिए, इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटाइन। तो रेट ऑफ इवन कैसे देखोगे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखनी चाहिए थी, बट ये एक ऐसा रिएक्शन है जो इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा प्रीवियस ईयर का, वहां पे पता चल जाएगा। इवन मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता है। इवन मैकेनिज्म एल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। जो E2 से डिसाइड होता है वही इवन से डिसाइड होता है, ये उल्टा चलता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पता लग जाएगा। अच्छा, E2 का रेट आप कैसे देख रहे थे? मोर स्टेबल एल्कीन। E2 में तो हमने बताया था ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है? एल्कीन लाइक कैरेक्टर। तो वहां का स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? वहां का रेट कैसे देखोगे? एल्कीन की स्टेबिलिटी पे। इवन में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। तो रेट कैसा होना चाहिए? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, बट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रेट नहीं होता है। सुनने में उल्टा लगेगा, बट अभी PYQ कराएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब वाटर निकालने के कई सारे रिएजेंट्स हैं। देखने में केवल लगता है कॉन्क H2SO4, आपने जो पहले पढ़ा उसमें भी कॉन्क H2SO4 पढ़ा है, बट अभी 7 रिएजेंट्स पढ़ाएंगे जिससे कि वाटर निकलता है। भाई चाय के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं फिर वो दिक्कत होती है यार। चाय को नॉर्मली रखना चाहिए। पानी नहीं यार, इसमें पता नहीं क्या सौंफ ऑफ डाल देते हैं यार। सौंफ डाल देते, इलायची डाल देते, चाय की ऐसी तैसी कर देते।
हो गया? लिखो रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो डिहाइड्रेशन कराते हैं? रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, और ये सारे रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं। रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, लिखिए रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन में सबसे पहला, बोर्ड पे देखोगे, सबसे पहला रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन में कॉन्क H2SO4 हीट। कॉन्क H2SO4 हीट ये रिएजेंट ऑफ डिहाइड्रेशन है। दूसरा कॉन्क H3PO4 हीट, इसमें भी H प्लस निकलेगा, प्रोटोनेशन होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। तीसरा कॉन्क KHSO4 हीट, कंसंट्रेटेड KHSO4 हीट, इसमें भी H प्लस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। चौथा कुछ भी ना लिख के सिंपल H प्लस हीट लिख दे, इसमें भी प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा और कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट हो गया। फिर पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल, Al2O3 हीट भी कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, अभी बताता हूं। एल्कीन बनेगा, अभी इतना समझो। दूसरा P2O5 हीट, यह भी डिहाइड्रेशन करता है। इसी को बेटा P2O5 का ही डाइमर P4O10 भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। सातवां POCl3 हीट। POCl3 आपने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है? PCl5 से जब रिएक्शन कराते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? POCl3। ये तीनों आपके मतलब सातों के सात रिएक्शन, और ये तीनों भी आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, Al2O3 से पूछा हुआ है, P2O5 से पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये अभी नहीं आया है, आ भी सकता है। अब देखो ये दोनों को मैंने अलग अलग बनाया है, कुछ तो मजबूरी रही होगी तभी तो अलग अलग बनाया है। तो इन चारों में आपके पास सबसे पहला स्टेप बेटा क्या होता है? प्रोटोनेशन, क्योंकि इन चारों से बेटा H प्लस निकलता है। प्रोटोनेशन होके क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन होके क्या होगा? रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होके आपके पास फाइनली स्टेबल एल्कीन बनता है। रीअरेंजमेंट होके आपके पास हॉफमैन और सेटजेफ दो तरह के एल्कीन बनते हैं। सेटजेफ विल बी द स्टेबल एल्कीन, हॉफमैन विल बी द माइनर एल्कीन। लेकिन इन तीनों केसेस में नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, बनेगा एल्कीन ही बट कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और यही नो कार्बोकेटाइन। नो कार्बोकेटाइन, अब जब कार्बोकेटाइन बना ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, तो नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। यहां पे डायरेक्टली आपको क्या बनाना है? स्टेबल एल्कीन। इन दोनों में फर्क इतना ही है, एक में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। बनेगा दोनों में वाटर ही निकलेगा, एल्कीन ही बनेगा, दोनों में सेम बनता है, बट वे इज डिफरेंट, तरीका अलग अलग है। लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन करते हैं। यहीं पे आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। मान लो मैंने यहां पे कॉन्क H2SO4 डाला और हीट, तो क्या बनेगा? और Al2O3 हीट बना तो क्या बनेगा? दोनों में ही आपको अंदाजा लग जाएगा। तो कॉन्क H2SO4 हीट में क्या कार्बोकेटाइन बनता है? तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ होगा, कार्बोकेटाइन बना होगा। OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाइए, तो OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे तो आप देखो CH2 प्लस, सबसे पहले ये बन जाएगा। अब ये बन गया
क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? बिल्कुल सही। तो कार्बोकेटाइन आपके पास रीअरेंज हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 यहां पे CH प्लस और CH3। कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या और रीअरेंज होगा? होगा, और रीअरेंज होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और मिथाइल शिफ्ट होने से CH3 कार्बन, यहां पे CH3 CH, यहां CH3 और CH3। क्या ये बन गया है? अब और रीअरेंज नहीं हो सकता, दिस इज द फाइनल स्टेबल। यहां पे एल्कीन आप बना दो, तो यहां पे स्टेबल एल्कीन क्या बनेगा बीचों बीच? अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड बना देता हूं तो हाईली स्टेबल हो जाएगा, और आप वहीं पे डबल बॉन्ड बनाइए, CH3C डबल बॉन्ड CH, ऊपर चला जाएगा CH3, राइट हैंड में CH3, नीचे चला जाएगा CH3। क्या आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया? यही स्टेबल एल्कीन है। लेकिन Al2O3 हीट में क्या आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा? नहीं। इस कार्बन से OH निकला और इस कार्बन से क्या निकल जाएगा? H। सिंपल, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, साइड में ही आपका क्या बन जा रहा है? एल्कीन। होगा डिहाइड्रेशन ही, बनेगा एल्कीन ही, बट एक में अलग दूसरे में अलग। यहां पे आपके पास कार्बन CH3 और CH3, यही है ना? हाँ, अब देख लो वहां पे एक में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर एल्कीन बनेगा, दूसरे में बिना कार्बोकेटाइन बने ही एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस यही डिफरेंस होता है, और यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले और ये वाले, यही पूछे जाते हैं, फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर, बार बार आपको यही पूछा जाएगा। लास्ट ईयर आपके पास एक क्वेश्चन आया था, आपके जब आप दिए होंगे तो उसमें कॉन्क H3PO4 दिया हुआ था। कॉन्क H2SO4 ना देके उसने क्या दे दिया? कॉन्क H3PO4। बात एक ही है, अल्कोहल के सामने कहीं से भी H प्लस आ जाए, चाहे वो H2SO4 से आए चाहे H3PO4 से आए, कहीं से भी H प्लस आएगा तो वो कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर एल्कीन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, OH लिखे। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पे आओगे, मान लो आपके पास सेकंड, जो लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं, ये रहा लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन। आपको यहां पे कॉन्क H3PO4 हीट लिखा हुआ है, आगे बना दीजिए, फिर मैं चेन रिएक्शन कंप्लीट करता हूं। एक चेन रिएक्शन आया था, तो यहां पे बनेगा आपके पास ए में बन गया है बेटा, डाला गया है NBS, ए में डाला गया है NBS, फिर बन गया बी में डाला गया है NaNH2, फिर बन गया है C। आइडेंटिफाई ABC, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो क्वेश्चन सुना सुना सा लग रहा है, बताऊंगा। पहले ए ऑप्शन बनाइए, फिर एनबीएस की बात आएगी। ए ऑप्शन में देखो ध्यान से, अल्कोहल है और सामने H प्लस हो जाए, क्या प्रोटोनेशन हट के कार्बोकेटाइन बन जाएगा? तो सबसे पहले यहां पे प्रोटोनेशन हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। क्या कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट संभव है? नहीं। तो ए ऑप्शन में क्या बनेगा आपके पास? सीधा का सीधा साइक्लोहेक्सीन बन गया, बन गया। एनबीएस क्या करता है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक नोट करके, एनबीएस इज बेसिकली
एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। यहां पे होता है एन, यहां पे होता है ब्रोमो, इसीलिए एन ब्रोमो बोला जाता है। सक्सीनामाइड क्योंकि यह सक्सीनिक एसिड से मिलकर बनता है। दिस इज एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एनबीएस की एक खास पहचान है। एनबीएस क्या करता है, बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पे बीआर लगा देता है। एनबीएस क्या करता है, बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन कहीं भी दिख जाए उसमें बीआर लगा देता है। इसका यूज बस इतना ही है, सब्स्टिट्यूशन करता है बीआर का, सब्स्टिट्यूट्स बीआर ऑन एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन। कोई भी एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन हो जाए तो पहले तो समझो एलाइलिक पोजीशन क्या होता है। डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन एलाइल कार्बन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होता है, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन कहीं पे आपको दिख जाए, एलाइलिक और बेंजाइलिक कहीं दिख जाए तो दैट विल बी योर एनबीएस सब्स्टिट्यूट कर देगा वहां पे। क्या यहां पे भी एलाइलिक पोजीशन दिख रहा है, दोनों दोनों सेम है भाई, यहां लगाए वहां लगाए एक ही बात है। तो आप कहीं पे भी बीआर लगा दीजिए, एलाइलिक हो या बेंजाइलिक, कहीं पे भी आके आप बीआर लगा दीजिए। मैंने यहां बीआर लगा दिया, एकदम ठीक है। नीचे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसमें आप NaNH2 दे रहे हो, तो NaNH2 क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अब दो मेथड है। पहला तो क्या इस वाले से हटा, बीटा 1 से हटाएगा या ये बीटा 2 से हटाएगा, बीटा 1 से। क्योंकि बीटा 1 से हटाने पर क्या बेटा कंजुगेटेड डाइईन बन रहा है, क्या रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए क्या वो स्टेबल बन रहा है। तो ये आपके पास बन गया है फाइनली, ठीक है। इसके बाद इसमें और डाला जा सकता है। मान लो इसमें मैंने एक बार और एनबीएस डाल दिया, सी में भी मान लो एक बार और एनबीएस डाल दिया, अब क्या होगा, तो क्या या तो यहां दोनों पोजीशन सेम है, कहीं पे भी बीआर लगा सकते हो, तो कहीं पे भी आप बीआर लगा दो। तो यहां है ही, यहां है ही, कहीं पे भी, यहां पे चलो बीआर लगा दिया, बीआर लगा दिया। अब एक बार वहां बीआर लग गया है, मैं कह रहा हूं फिर से इसमें आप डाल दो NaNH2, तो क्या बन जाएगा आपके पास फाइनली, क्या फिर से HBr हटेगा और कंजुगेटेड ट्राईइन बनेगा जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। तो ये चेन रिएक्शन आपकी मर्जी है, जहां भी कर दो। अब इसमें Na2HCl डाल दो, क्या नाइट्रेशन हो जाएगा, वो तो करते रहो, फिर आपका पूरा चेन रिएक्शन का पार्ट है। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड याद रखना है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करता है बीआर से। थर्ड क्वेश्चन, तो दोनों जगह बीआर बीआर आ जाएगा। कॉन्क H2SO4 हीट, क्या सब यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 10 सेकंड में सोच के बता दो, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। बेंजीन, कैसे, रीअरेंज नहीं, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। रीअरेंज और रेजोनेंस सेम ही है, बहुत बढ़िया। क्या रेजोनेंस होके वहां पहुंच गया। अब जब यहां से H+ निकलेगा फाइनल स्टेप 2, तो क्या एल्कीन बन जाएगा, तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, फाइनल स्टेप इज बेंजीन। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, बट यहां से यहां में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस करके वो स्टेप 2 में बेंजीन बना देगा, कंजुगेटेड ट्राईइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। क्या यहां पे आपके पास यहां कार्बोकेटाइन बन रहा है, OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा हाइड्राइड शिफ्ट से और यहां पे आ जाएगा? लेकिन जैसे ही यहां आया क्या एक्सपेंशन होगा? 5 मेंबर रिंग क्या 6 मेंबर में एक्सपैंड हो जाएगी? 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में एक्सपैंड हो जाएगा। क्या कार्बोकेटाइन फाइनली रीअरेंज होकर वहीं आ रहा होगा? कार्बोकेटाइन फाइनली रीअरेंज वगैरह होके यहीं पे आ जाएगा। बन गया। अब देखो एल्कीन बना देना है, तो जो स्टेबल एल्कीन है, दो तरह से एल्कीन बनाया जा सकता है यहां पे। शांत, क्या हो गया, क्यों बात कर रहे हो? यहां पे आपके पास दिस विल बी द मेजर एल्कीन एंड माइनर एल्कीन, दो तरह से एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे मान लो आपके पास 5 मेंबर का रिंग है और 5 मेंबर के रिंग में यहां पे आपने OH लगा दिया है और आप रख रहे हो यहां पे H+ हीट। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हटके क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनाइए। तो कार्बोकेटाइन बनाते ही मेरे पास रिंग एक्सपेंशन दिखेगा। 5 मेंबर रिंग क्या बन जाएगा? 6 मेंबर रिंग में। तो 5 मेंबर रिंग आपके पास 6 मेंबर रिंग में होगा। फाइनल रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन हायर डिग्री पे आ जाता है। क्या सेम प्रोडक्ट बन जाएगा? आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, या तो ये माइनर बन जाएगा और दूसरा आप मेजर बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइंड टोटल पॉसिबल एल्कीन। आपसे सिंगल प्रोडक्ट नहीं पूछा जा रहा, पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर। मतलब इसमें सिस भी सोचना है, ट्रांस भी सोचना है, स्ट्रक्चरल भी सोचना है। ठीक है, सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टोटल पॉसिबल एल्कीन्स। प्रोडक्ट में टोटल पॉसिबल एल्कीन बनाते हैं, तो देखो टोटल पॉसिबल एल्कीन कैसे बनेगा। सबसे छोटा क्वेश्चन ले लो, यहां पे लगे लो OH और आपने दिया है कॉन्क H3PO4 हीट। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं मैं। दो क्वेश्चन हैं, जल्दी से बताइए। पहले वाले में कितने पॉसिबल एल्कीन बन रहे? तीन। तीन बनेगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हटके कार्बोकेटाइन बन जाएगा और ये बन गया। यहां से अब दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है जो ट्रांस बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये है जो सिस बनेगा, और एक पॉसिबिलिटी ये है जो इस साइड बन जाएगा। तो टोटल पॉसिबल एल्कीन्स आर 3, सिस, ट्रांस एंड एल्कीन। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। फिर से यहां प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने के बाद कार्बोकेटाइन बना दो। तो प्रोटोनेशन हटके कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या वहां पे मिथाइल शिफ्ट होगा? और मिथाइल शिफ्ट होके हाउ मेनी एल्कीन्स आर देयर? एक या दो या तीन या चार? कितने एल्कीन बनेंगे? तो देखो यहां पे थोड़ा सा
एक तो ये बन जाएगा सबसे मेजर, दूसरा आपके पास देखोगे तो ये बन जाएगा सबसे ऊपर की तरफ, है ना, माइनर, और तीसरा भी बनेगा आपके पास, तीसरा भी बनेगा, वो इस साइड बनेगा। दिस इज अनदर अल्कीन। हाउ मेनी एल्कीन्स आर देयर? तो क्या ये जीआई शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? कैसे जीआई शो हो रहा है? रिंग 8 मेंबर से नीचे जीआई शो नहीं करता, आपको याद है? रिंग 8 मेंबर के बाद जीआई शो करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब रिंग तो नहीं कर रहा, मतलब सॉरी साइक्लोहेक्सीन तो नहीं कर रहा, रिंग देखते हैं। रिंग में क्या 2 sp3 पर डिफरेंट एटम होने चाहिए, और वो है। यहां पे भी देखो H मिथाइल है और यहां पे भी देखो H मिथाइल है, क्या दोनों पे डिफरेंट है? तो क्या ये जीआई शो हो रहा है? हां, तो दिस विल शो जीआई बिकॉज ऑफ, हाँ sp2 है, ओके ओके ओके, H नहीं है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अच्छा ओके नाइस। वो वाला, उसमें भी sp3 में डिफरेंट नहीं है तो जीआई शो नहीं करेगा। ये वाला, इसमें डबल, एक अलग से बॉन्ड कैसे बन गया? इधर बनेगा डबल बॉन्ड, क्या यहां पे भी जीआई शो नहीं करेगा? 2 sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, है ना, 2 sp3 पे डिफरेंट नहीं है तो जीआई शो नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सीन तो कभी भी जीआई शो नहीं करता है, 8 मेंबर से नीचे कभी। कितने हो गए टोटल? 3। हाँ बताइए, कौन सा वाला, कहां पे? थर्ड वाले में बताइए, 2 sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए। ये वाला sp3 पे डिफरेंट दिख रहा है, दूसरा कौन सा sp3 है जहां पे डिफरेंट है? बगल वाला sp2 है, वो डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है। मिनिमम 2 sp3 पर डिफरेंट होना चाहिए, बगल वाला sp2 है ना। नेक्स्ट, तो आपके पास यहां पे 3 जीआई आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट लिखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। हो गया यहां तक? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, आपको मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। डिहाइड्रेशन में जो रेट होता है वो, डिहाइड्रेशन में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटाइन होता है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बजाय अल्कीनी लिखो, सही रहेगा। प्रोडक्ट में तो हमेशा एल्कीनी बनेगा। इफ एल्कीन इज सेम, if alkene is same, then rate is directly proportional to stability of carbocation. ये एक बहुत सारे किताबों में और बहुत सारे मॉड्यूल्स में 2 साल पहले, 3 साल पहले, 17 और 7 साल पहले, 2017 में क्वेश्चन आया, उसके बाद गलत प्रूव हो गया। ठीक है, क्यों गलत प्रूव हुआ वो क्वेश्चन ही देता हूं आपको, पीवाईक्यू का। ये क्वेश्चन करना पहले, फिर ये लिखना, तब जाके दिमाग में होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंटरमीडिएट तो क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। तो रेट पे किस पर डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। ये मिसकंसेप्शन है। ये 2017 का जब पीवाईक्यू उठाओगे वहां पे दिखेगा। मान लो बेटा मैंने ये दिया हुआ है आपके पास, रेट कंपेयर करना है, पहला तो ये दिया हुआ है। दूसरा बोर्ड पे देखो आपके पास, इसमें रेट पूछ रहा है। फिर तीसरा आपको यहां पे रेट पूछ रहा है, और चौथा, पहले आप जो गलत पढ़ते हो उसका समझो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से आंसर बताओ मुझे। भाई क्या होता है रेट ऑफ E1? आप क्या बोलोगे? E1 में बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां है? यहां पे। भाई सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। फिर कहां चला जाएगा? C में, फिर कहां B, और फिर कहां A। और ये आंसर गलत था, आंसर गलत था। रीजन समझाता हूं। भाई यहां पे कभी भी डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता, यहां पे कभी भी डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता। रीजन बताओ? H है ही नहीं ना नीचे। भाई इसके पास तो OH है, क्या बगल से H निकलना चाहिए था? H है ही नहीं इसके पास, 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। इस केस में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और आप क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा होगा।
तो आंसर कितना गड़बड़ आ गया। तो कभी भी रेट ऑफ इवन पूछा जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से आंसर नहीं करना है। रेट ऑफ इवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब बताओ कहां एल्कीन ज्यादा अच्छा बनेगा, क्या सी में? क्या सी में सबसे अच्छा बेंजीन बन जाएगा? क्या उसके बाद बी में, फिर ए में, और डी में तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। डी में तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। दिस इज द एक्चुअल रेट। इसीलिए मैंने बोला कि अगर एल्कीन अलग अलग बन रहा है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से इवन देखोगे, लेकिन अगर एल्कीन सेम बन रहा होता तब आप कार्बोकेटाइन लगाते। ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2017 का, जो आपसे गलत करवा लिया उसने। अब फिर बच्चों ने इस पे डिमांड किया कि यार एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा चीज है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब गलत नहीं लिखा है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में, रेट के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया है, ठीक है। तो रेट आपको खुद ही समझना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था रेट पे, ये बहुत सिंपल वाला है। चार एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इसमें बताइए किसका रेट ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन देखना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले वाले में आप देखोगे तो जबरदस्त एल्कीन बन जाएगा, 6 अल्फा एच दिख रहा होगा, जबरदस्त एल्कीन बनेगा, 6 अल्फा एच दिख रहा होगा। इस वाले में आपके पास 3 अल्फा एच दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाले में आपके पास 0 अल्फा एच दिख रहा है, और यहां पे डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता, नो डिहाइड्रेशन। OH तो है बट बगल वाले के पास H नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ज्यादा अल्फा एच, ए फिर बी फिर सी, और डी में 0 हाइड्रेशन, मतलब 0 डिहाइड्रेशन, वहां होगा ही नहीं। एक और क्वेश्चन जो आपके एम्स में आया था मतलब, और जेई मेंस में ज्यादातर आता है, बट जब चूंकि एम्स में आ चुका है तो आप में भी आ सकता है। दस 12 15 जनवरी तक आपके लिए कुछ हो सकता है खुशखबरी। खुशखबरी पता है क्या, हम नहीं देंगे, टेंशन ना लो, एनटीए देगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ऑनलाइन हो जाएगा, मुझे तो पूरा उम्मीद है, राइट, एंड दैट्स गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है, शुभ शुभ ही है वो, ठीक है। सीबीटी पे फिर टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए हाइब्रिड तो नहीं हो सकता, इतना इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, छोड़ दो। हाइब्रिड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाइब्रिड में पता है क्या कहना, उनका सुझाव है कि क्वेश्चन पेपर तो स्क्रीन पे दिखेगा बट आपको भरना ओएमआर पे है, आपको ओएमआर खाली मिलेगा। पहले मैं क्या कह रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे कहने से अगर एनटीए चल रहा होता तो मैं कह देता, है ना, मैं कह देता कि जो 67 बच्चों को क्यों दे रहे हो, 67 लाख को 720 दे दो, ठीक है, मतलब। बट इसमें प्रॉब्लम वही होगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, उसमें किसी को और किसी को दिक्कत नहीं है, 90 को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। मान लो आपने एक पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी किया, भाई एक स्टूडेंट या तो वो इजी इजी बहुत अच्छा कर सकता है, या तो वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट बहुत अच्छा से कर सकता है। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इजी भी कर पाएंगे, डिफिकल्ट भी कर पाएंगे एट द सेम टाइम। 100% जो पढ़ा होता है ना एकदम हर टॉपिक पे आप कहीं से पूछ लो, उसका होता है कि हाँ आप इजी तो डिफिकल्ट तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। जनरल जो बच्चे होते हैं जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, वो यही होता है कि आप मेहनत करा लो, या तो इजी वाले में करवा लो, या तो मीडियम वाले में करवा लो, या तो डिफिकल्ट। नॉर्मलाइजेशन या सीबीटी जब भी होता है तो आपको नहीं पता है कि हमारा पेपर जब खुलेगा तो क्या निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। जेई मेंस के बारे में बता देता हूं। मॉर्निंग शिफ्ट में जिसकी कट ऑफ मान लो 180 होती है, इवनिंग शिफ्ट वाली कट ऑफ 70-80 भी जाता है, समझ रहे हो। तो इट डिपेंड्स कि आपका पेपर कैसा आया है, ठीक है। तो वो अगेन वही है कि अब कंपटीशन खत्म हो जाएगा आपस में कि तुम्हारा पेपर कुछ और था, मेरा पेपर कुछ और था,
और पेपर किसी को पता नहीं है, हम लोग कराएंगे मेमोरी बेस्ड, आपको फोन करेंगे क्या आया था जरा बताना, तुम अगर गलत भी बोल रहे हो तो हम वही सॉल्व कराएंगे, वहां मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा, पेपर मिलता नहीं है। सीबीटी का पेपर जैसे ही आपने सबमिट किया खत्म, आपके पास घड़ी टाइमर आ जाएगा, 80 मतलब वही होगा जो आपके पास मिलेगा। 2.5 घंटे क्यों होगा भाई, 3 घंटे ही होगा, जो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला था वो नहीं मिलेगा, यही होगा। बट इसमें नॉर्मलाइजेशन विल विन, नो वन विल। अभी देखो खान सर नॉर्मलाइजेशन के लिए कितना, हम भी करें वैसे ही हमारे कहने से नहीं होता भाई, वो खान सर हैं, उनकी बिहार गवर्नमेंट सुन लेगी, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। हाँ सब मिलता है, वो रफ शीट मिलता है, एक रेड कलर का, लाल कलर का बहुत ही घटिया क्वालिटी का रफ पेपर आपके डेस्क पे रखा होगा, तो आपको जितना रफ पेपर यूज करना करिए, ठीक है। प्रॉपर एक बुक की तरह रखा होता है मोटा सा, ठीक है, वो आपको नया रहता है, आपको जितना रफ, वो नहीं होता है जिसपे आप रिसिप्ट वगैरह बना के आपको मिलता है दुकानों में, पर्ची काट के देते हैं, वैसा ही एक किताब रखा होता है, ठीक है। पेन, और पेन भी अलाउड नहीं होता, ठीक है, यू हैव टू, वहां पे पेन मिलता है आपको, एनटीए वहां पे पेन देता है, पानी का बॉटल मिलता है और वो मिलता है बुक, तो पेन भी उन्हीं का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आजकल लोग पेन में ही कुछ कुछ डिजिटल वाला आंसर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, खैर चलिए देखिए अच्छा हो जाए, मेरे हिसाब से तो जो हो अच्छा हो। लिखो, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन करो पहले, लास्ट क्वेश्चन। ये एम्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन इजिली डिहाइड्रेट होगा। बड़ा एक्साइटेड होकर आंसर दिया है, क्या दिया है, सी, रॉन्ग, -1, -1। चलो अब आपके पास, आपको पता चल गया कि सी तो नहीं होगा, अब तुक्का मारो, बी हो जाएगा, डी, डी, डी लिख लीजिए कि भाई वो क्या जो होगा आपके पास, -1। अब 50-50% बचा है, बी कह रहे हैं, बी वाले -1, ए इज द राइट आंसर। आइए समझते, आइए समझते हैं, और इस क्वेश्चन को आप नोट करके लिखेंगे, ठीक है, नोट एक लिखवा रहा हूं, एक लाइन देखो ध्यान से, जिस कार्बन से, शांत, जिस कार्बन से कार्बोनिल जुड़ा है उसको अल्फा बोलते हैं और बगल वाले को बीटा बोलते हैं। तो यहां पे इसी के आगे नोट लिखोगे कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जितने होते हैं इनका डिहाइड्रेशन बहुत आसान होता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट बना के देखना है। आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लगा रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से E2 थोड़ी E1 थोड़ी देखा जाता है, E1 के रेट कैसे देखा जाता है, एल्कीन के स्टेबिलिटी से। तो यहां पे एल्कीन बनेगा तब तो कंजुगेशन होगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज मोस्ट इजिली डिहाइड्रेटेड, सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होता है। रीजन, इसका रीजन क्यों भाई, बिकॉज कंजुगेटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, एल्कीन का स्टेबिलिटी से ही E1 आएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तब देखी जाती है जब एल्कीन सेम हो। तो ए ऑप्शन का मैं यहां पे एल्कीन बना रहा हूं, ए ऑप्शन का एल्कीन देखो, बहुत यहां पे ये बन गया, दिस इज एल्कीन, देखो रेजोनेंस हो रहा है। बी ऑप्शन में आप जब एल्कीन बनाओगे तो आपके पास ये बन गया
बढ़िया। सी ऑप्शन में एल्कीन बनाओ। अगर स्टेबल बनाने जाओगे तो ये हो गया, और डी ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास, अब आपको यहां पे एक और कंफ्यूजन लग रहा होगा, ए और बी में तो एल्कीन सेम है। ए और बी में एल्कीन सेम हो गया, तब क्या देखोगे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ए और बी में एल्कीन क्या हो गया? सेम। अब सेम हो गया, तब देखो जरा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो देखो कहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा होगा? ए में, क्योंकि सी डबल बॉन्ड वो क्या लगाता है? -M। यहां पे कार्बोकेटाइन दूर है और यहां पे कार्बोकेटाइन पास है, तो -I -M जो भी बोल दो, तो -I यहां पे लगा रहा है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, चलो -I लगा रहा है, तो -I दूर है, स्टेबल है, -I पास हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ए और बी में चूंकि एल्कीन सेम बन रहा है, इस तब हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर आपको ये पता है, लिखवाया हुआ है कि भाई C डबल बॉन्ड O CH2, ये रेजोनेंस नहीं होता है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना पाई बॉन्ड थोड़ी दे देगा। ये कंडीशन अलग से नोट में डलवाया हुआ था। यहां पे रेजोनेंस नहीं होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी पाई बॉन्ड अपना डोनेट नहीं करता है। C डबल बॉन्ड O के साथ माइनस रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करता है। दिस इज अ रेजोनेंस, जब पढ़ाया था वहां पे स्पेशल केस लिखवाया हुआ है, नोट करके, ठीक है। कार्बो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना पाई बॉन्ड कभी भी डोनेट नहीं करेगा आगे। कार्बोनिल जिस पे है उसके अगले कार्बन को अल्फा बोला जाता है। कार्बोनिल में ऐसे ही नोमेनक्लेचर होता है, कार्बोनिल के अगले वाले को अल्फा बोलते हैं। तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उसमें, वो हम लोग वहां कवर करेंगे ये सब सारी चीजों को। चलिए,